Again, good evening to all of you. Today, I have come up with a new topic, that is the special instructions for specific diseases. यानी कि अगर स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर डिसीज के लिए आपको किस तरीके से उसका सैंपल कलेक्ट करना है, किस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट करना है और क्या-क्या प्रिकॉशंस लेंगे एक पर्टिकुलर डिसीज में, आज हम इसके बारे में जानेंगे। एंड इट इज द लास्ट टॉपिक, इट्स द लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर 4। इसके साथ ही चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो नाउ द डिसीज, इट इज द एफएमडी, फुट एंड माउथ डिसीज। फुट एंड माउथ डिसीज के लिए कौन सा सैंपल हम कलेक्ट करेंगे? तो हमें मालूम है, वी ऑल नो दैट इन द केस ऑफ फुट एंड माउथ डिसीज, द मेनली फुट एंड द माउथ इज अफेक्टेड विद द वेसिकल्स। वेसिकल्स बन जाते हैं। वेसिकल्स का फ्लूइड हम कलेक्ट करेंगे। दूसरा एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू हम कलेक्ट करेंगे। और थर्ड हम कलेक्ट करेंगे ब्लड को। So in the case of foot and mouth disease, we used to collect the vesicular fluid, epithelial tissue as well as the blood. Now the volume कितना आपको फ्लूइड कलेक्ट करना है? तो 2 से 3 ml फ्लूइड आपको कलेक्ट करना है। वेसिकल्स मालूम है, व्हाट इज वेसिकल? वेसिकल वेसिकल में क्या होता है कि एक इट इज अ टाइप ऑफ एलिवेशन ऑन द स्किन इन विच द क्लियर फ्लूइड इज प्रेजेंट। एक छोटी सी छाला जैसा हो जाता है स्किन में या फिर एपिथेलियम में। और इसमें इसके अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, क्लियर फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं वेसिकल। तो ऐसे फ्लूइड को हमको कलेक्ट करना है, इसमें हमको वायरस मिलने के चांसेस हैं। एपिथेलियल टिश्यू को हम कलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि जो एफएमडी वायरस है, एफएमडी वायरस कौन सा होता है? एफएमडी वायरस इज एप्थो वायरस एंड इट इज एपिथेलियोट्रोपिक वायरस। ये जो एफएमडी वायरस है वो एपिथेलियम में ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, एपिथेलियम को ज़्यादा टारगेट करता है। इसलिए इस एपिथेलियोट्रोपिक वायरस, ये जो एपिथेलियोट्रोपिक वायरस है, वो हमको कहाँ मिल सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा एपिथेलियम में मिल सकता है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कलेक्ट द टिश्यू फ्रॉम द एपिथेलियम। देन द ब्लड। अगला जो सैंपल हमको लेना है वो है ब्लड। सो हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। कितना हम सैंपल लेंगे? तो 2 से 3 ml फ्लूइड हमको कलेक्ट करना है। अगर इफ वी आर गोइंग टू कलेक्ट द वेसिकुलर फ्लूइड, देन वी हैव टू कलेक्ट इट अबाउट 2 to 3 ml ओनली। और इफ वी आर गोइंग टू कलेक्ट द एपिथेलियल टिश्यू अगर हम कलेक्ट करने वाले हैं, तो हमको एपिथेलियल टिश्यू कितना लेना है? 2 से 3 ग्राम टिश्यू लेना है। कलेक्शन मेथड क्या है? किस तरीके से आप कलेक्ट करेंगे टिश्यू को, या किस तरीके से आप फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे? So collect cyst fluid using a sterile syringe। एक स्टेराइल सिरिंज आप लीजिए, एक नई सिरिंज आप लीजिए और उसकी हेल्प से इस फ्लूइड को आपको कलेक्ट करना है, सिस्ट फ्लूइड। अच्छा, यहाँ एक टर्म आया, सिस्ट फ्लूइड। सिस्ट क्या होता है? व्हाट इज सिस्ट? एक टर्म होता है सिस्ट और एक टर्म होता है एप्सिस। दोनों में डिफरेंस मालूम है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिस्ट एंड एप्सिस? सिस्ट और एप्सिस में अंतर पता है? सिस्ट क्या होता है कि सिस्ट और एब्सिस दोनों ही गठान जैसे ही हैं, दोनों ही कैविटी हैं। लेकिन दोनों के अंदर अंतर ये है कि सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो क्लियर वाटरी होता है, क्लियर फ्लूइड होता है, पानी के जैसा फ्लूइड होता है। जबकि एब्सिस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो कैसा होता है? पस फिल्ड कैविटी होती है, पस भरी होती है उसमें। सो पस फिल्ड कैविटी इज नोन एज एब्सिस। लेकिन सिस्ट क्या है? क्लियर फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज नोन एज सिस्ट। ऐसी कैविटी जिसमें क्लियर फ्लूइड भरा हुआ है उसको बोलते हैं सिस्ट। सो कलेक्शन मेथड की बात करें अगर, तो कलेक्ट सिस्ट फ्लूइड यूजिंग अ स्टेराइल सिरिंज। वी हैव टू कलेक्ट द सिस्ट फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ द स्टेराइल सिरिंज एंड प्लेस सिस्ट एपिथेलियम इन स्टेराइल कंटेनर। या तो आप स्टेराइल सिरिंज, स्टेराइल मतलब कि जर्म फ्री, या तो आप बिल्कुल जर्म फ्री, बिल्कुल कीटाणु जीवाणु कोई भी उसमें ना हो, कीटाणु जीवाणु रहित सिरिंज का उपयोग करके आप कलेक्ट कर सकते हैं सिस्ट फ्लूइड को। या फिर आप सिस्ट की एपिथेलियम को कलेक्ट कर सकते हैं स्टेराइल कंटेनर में। आपने एपिथेलियम ली, सिस्ट की एपिथेलियम ली आपने वेसिकल से, और उसको आपने स्टेराइल कंटेनर में, स्टेराइल कंटेनर मतलब कि कंटेनर विच डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा ही बिल्कुल माइक्रो फ्री कंटेनर आपने लिया और उसमें हमने सिस्ट की एपिथेलियम को कलेक्ट कर लिया। तो कलेक्शन समझ में आया कि कैसे कलेक्ट किया? तो सिस्ट फ्लूइड को हमने कलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ द स्टेराइल सिरिंज एंड द सिस्ट एपिथेलियम आफ्टर कलेक्टिंग इज kept in the sterile container. Now in ट्रांसपोर्ट मीडियम यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं? 50% ग्लिसरॉल इंक्लूडिंग कूलिंग।
तो हमें यहाँ ट्रांसपोर्ट मीडियम भी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको करना है इन द केस ऑफ एफएमडी के केस में, इफ यू वांट टू गो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अगर हमको करना है तो ट्रांसपोर्ट मीडियम भी लगेगा। और ट्रांसपोर्ट मीडियम एफएमडी के केस में कौन सा होता है, 50% ग्लिसरॉल। अभी तक हमने कई सारे केसेस में पढ़ी चीजें, बट फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार हमको देखने को मिला कि 50% ग्लिसरॉल का भी यूज हो रहा है एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। सो ये स्पेसिफिक है एफएमडी के लिए। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर द एफएमडी अफेक्टेड टिश्यू और एफएमडी अफेक्टेड वेसिकुलर फ्लूइड, एफएमडी से प्रभावित वेसिकुलर फ्लूइड या फिर एफएमडी से प्रभावित एपिथेलियल टिश्यू को आप कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके लिए ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या है? तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या है, 50% ग्लिसरॉल। और साथ में आपको कूलिंग भी करनी है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की आपको कूलिंग भी करनी है। और 50% ग्लिसरॉल ट्रांसपोर्ट मीडियम में आपको रखना है सैंपल को। और साथ में आइस पैक का यूज करना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे। और फिर आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? नेक्स्ट, डू नॉट फ्रीज सैंपल। हमको सैंपल को कूल करना है, लेकिन उसकी फ्रीजिंग नहीं करनी है। ऐसा ना हो जाए कि हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं। अच्छा, फ्रीजिंग कर देंगे तो क्या होगा? अगर हम फ्रीजिंग कर देंगे, इफ वी हैव डन बाय मिस्टेक और एनी हाउ इफ वी हैव डन द फ्रीजिंग ऑफ द सैंपल, देन द वायरस विल गेट डिस्ट्रॉयड, वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हमारा कोई भी वायरल कल्चर अगर हम लगाना चाहते हैं, या फिर कोई टेस्ट हम वायरस के लिए स्पेसिफिक लगाना चाह रहे हैं, तो वो उसके रिजल्ट हमको नहीं मिलेंगे। So इसलिए डू नॉट फ्रीज सैंपल, कलेक्ट सैंपल बिफोर वेसिकल रप्चर्स। वेसिकल के रप्चर होने से पहले ही हमको सैंपल कलेक्ट कर लेने चाहिए। अच्छा, वेसिकल रप्चर की बात आई है, तो क्या वेसिकल्स वेसिकल्स जो होते हैं रप्चर होते हैं? रप्चर एक्चुअली ये बात कई बार आई हैव डिस्कस्ड कि जो whether it is FMD, whether it is any skin disease, एपिथेलियम को अफेक्ट करने वाली जो कोई भी डिसीज है, मेनली उसमें 5 स्टेजेस में रहती हैं। पहली है मैक्यूल, देन वेसिकल, मैक्यूल पेप्यूल वेसिकल, देन पश्यूल, और आखिरी में स्कैब। तो अब जो वेसिकल्स हैं, वेसिकल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो वेसिकल्स हमेशा नहीं बने रहेंगे वेसिकल फॉर्म में। उनके अंदर फ्लूइड भरा रहेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, और वो भी बहुत, जब हद बहुत बढ़ जाएगा, देन एट दैट टाइम द वेसिकल विल गेट रप्चर्ड। तो अगर वेसिकल रप्चर हो गए तो उसके अंदर का फ्लूइड जो है वो बाहर बह जाएगा। बाहर बह जाएगा, देन वी कांट कलेक्ट द दैट फ्लूइड, फिर वो हम फ्लूइड कलेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए वेसिकल के रप्चर होने से पहले ही हमको सैंपल कलेक्ट करना होगा। स्पेशली वी हैव टू कलेक्ट द वेसिकुलर फ्लूइड एस बिफोर द रप्चर ऑफ द वेसिकल्स। वेसिकल के रप्चर होने से पहले ही हमको वेसिकुलर फ्लूइड को कलेक्ट करना होगा। तो एफएमडी के बारे में समझ में आया। और एफएमडी के केसेस आपको मिल सकते हैं फील्ड में, और इट इज अ नोटिफाइबल डिजीज। जैसे ही फील्ड में आपको एफएमडी के केस मिलते हैं, आपको तुरंत ही हायर अथॉरिटीज को नोटिस भेजना है कि हमारे ऐसा ऐसा केस मिला, और इसका सैंपल आप लेके तुरंत भेजना है लैब में। और कहाँ जाता है इसका सैंपल? अपने एमपी में। ऑल ओवर इंडिया भी बात है, लेकिन एमपी का स्पेसिफिक हम पूछे तो एमपी में जो भी आप सैंपल एफएमडी का लेंगे वो कौन सी जगह जाएगा? ये बात स्पेसिफिक है, हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव में पूछे कि एमपी में अगर आपने एफएमडी का सैंपल कलेक्ट किया है तो वो कौन सी जगह जाएगा जांच के लिए? वो जाएगा निषाद भोपाल। भोपाल में एक निषाद नाम से लेबोरेटरी है, एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर डायग्नोसिस होती है एफएमडी की। तो एफएमडी का सैंपल जाता है निषाद भोपाल। एफएमडी समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट डिसीज है एंथ्रेक्स। अगेन एंथ्रेक्स, इट इज ऑल्सो नोटिफाइबल डिसीज। और जैसे ही अगर इसका एक भी केस आपको मिलता है तो आपको तुरंत ही हायर अथॉरिटीज को, और हायर अथॉरिटीज के नोटिस में इसके बारे में डालना होता है। हायर अथॉरिटीज को बताना होता है कि हमें हमारे यहाँ ऐसा कोई केस मिला है। सो एंथ्रेक्स की बात करें, सो एंथ्रेक्स ब्लड स्मीयर, ईयर वेन ब्लड। आप ब्लड स्मीयर बना सकते हैं। जस्ट आई हैव टू सी की और सारी चीजें अच्छे से दिख रही हैं। बिल्कुल भी अगर कहीं आपको इश्यू लगता है, देन जस्ट लेट मी नो, बिकॉज
हो सकता है कि क्योंकि आज दूसरा नेट हम यूज कर रहे हैं, सो मे बी इश्यू अगर आए तो जस्ट लेट मी नो। एंथ्रेक्स की बात करें, एंथ्रेक्स की बात कर रहे थे हम लोग। सैंपल कौन सा कलेक्ट करेंगे, तो ब्लड स्मीयर लेंगे आप। ब्लड स्मीयर बनाने के लिए आप कौन सा ब्लड लेते हैं, तो ईयर वेन से ब्लड लेते हैं। जो एनिमल का ईयर होता है उसके ईयर वेन को पंक्चर करते हैं, वहां से हम ब्लड लेते हैं। क्योंकि वी ऑल नो कि एंथ्रेक्स इट्स अ डिसीज, इट इज सच अ डिसीज इन विच द पोस्टमार्टम इज प्रोहिबिटेड। और आप कोई भी कट लगाएंगे, वो बैक्टीरिया अगर हवा के कांटेक्ट में आएगा तो वो स्पोर बना लेगा। तो इसको रोकने के लिए इसमें पोस्टमार्टम नहीं होता। इसमें सैंपल के नाम पर सिर्फ हमारे पास क्या रहता है कि ईयर वेन से थोड़ा सा ब्लड ले सकते हैं हम, बस। तो कितना लेना है, तो आपको जो ब्लड लेना है वो 5 से 10 ml ब्लड लेना है। और 2 से 3 आपको स्मीयर कम से कम बनानी है। तो 2 से 3 ब्लड स्मीयर बनानी है, और 5 से 10 ml आपको ब्लड लेना है। अच्छा, यहाँ एक बात आई है कि ब्लड स्मीयर बनानी है। ब्लड स्मीयर का शेप कैसा होता है, जो आप ब्लड स्मीयर बनाएंगे तो उसका परफेक्ट ब्लड स्मीयर का शेप कैसा होगा, दैट इट मस्ट बी टंग शेप्ड। टंग शेप्ड ब्लड स्मीयर होनी चाहिए। ब्लड स्मीयर ऐसी होनी चाहिए कि उसका आखिरी का जो शेप है वो टंग जैसा हो। तभी आपको एंथ्रेक्स का ऑर्गेनिज्म या कोई और ऑर्गेनिज्म अच्छी तरीके से दिख पाएगा माइक्रोस्कोप में। और ब्लड स्मीयर कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ब्लड स्मीयर बहुत थिक बना दें। अगर आप थिक स्मीयर बनाएंगे तो आपको एंथ्रेक्स का ऑर्गेनिज्म अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। अब कलेक्शन मेथड की बात करें, तो कलेक्शन मेथड क्या है कि कलेक्ट ब्लड फ्रॉम ईयर वेन एंड प्रिपेयर अ स्मीयर। ईयर वेन से हमको ब्लड कलेक्ट करना है और एक ब्लड स्मीयर बनानी है। ईयर वेन से हमने ब्लड कलेक्ट किया, एक स्मीयर बना दी। ब्लड में ऑल्सो भी कलेक्टेड इन ईडीटीए ट्यूब। ब्लड को आप ईडीटीए ट्यूब में भी कलेक्ट कर सकते हैं। ईडीटीए ट्यूब मतलब कि, तो ईडीटीए का मतलब होता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। सो कलेक्ट ब्लड फ्रॉम ईयर वेन, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम ईयर वेन एंड प्रिपेयर अ स्मीयर। आपने डायरेक्टली ब्लड ले लिया और एक स्मीयर बना ली। किसी भी, जिस सिरिंज में ब्लड निकाला उससे डायरेक्ट स्मीयर बनाई, किसी भी बायल वगैरह में बैक्यूटेनर में कलेक्ट नहीं किया। दूसरा तरीका ये है कि आपने पहले ब्लड निकाला, ब्लड को ईडीटी में रखा, फिर आप अपनी लैब में लेके गए और वहां पे आपने इसकी अच्छी से बैठ के स्मीयर बनाई। तो जहाँ पे एनिमल बीमार है, या तो वहीं पर आप डायरेक्ट पंक्चर करके और डायरेक्ट स्मीयर बना सकते हैं, या फिर ईडीटी ट्यूब में आप कलेक्ट कर सकते हैं और फिर बाद में उसकी स्मीयर बना सकते हैं। वाई देयर इज द नीड ऑफ ईडीटी ट्यूब, हमें ईडीटी ट्यूब ही क्यों चाहिए। वाई वी कांट कलेक्ट द ब्लड इन एनी ट्यूब। ब्लड ब्लड ही तो कलेक्ट करना था, तो किसी भी ट्यूब में ब्लड कलेक्ट कर लेते। ईडीटी ट्यूब में ही क्यों ब्लड कलेक्ट करना है। द रीजन फॉर दिस इज, रीजन इसका ये है कि जो ईडीटी ट्यूब होती है वो ईडीटी एक्ट एज एंटीकोएगुलेंट। और ईडीटी ट्यूब में जो ब्लड है वो जमता नहीं है, वो कोएगुलेट नहीं करता। दैट्स व्हाई वी नीड द ईडीटी ट्यूब। नाउ अनदर थिंग, हाउ वी विल ट्रांसपोर्ट। सो ऑटोप्सी प्रोहिबिटेड है। ऑटोप्सी जो है वो इस डिसीज में नहीं कर, ऑटोप्सी मीन्स नेक्रोप्सी एक्चुअली, नेक्रोप्सी नहीं की जाती है। और सेंड ड्राइड ब्लड स्मीयर, जो स्मीयर जो ब्लड स्मीयर होंगे उनको सूखा भेजना है। कोई भी मीडिया वगैरह हमको यूज नहीं करना, जस्ट एक ब्लड स्मीयर बनाओ, एयर ड्राई करो और उसको भेज दीजिए। देयर इज नो नीड ऑफ एनीथिंग कि आपको कोई ट्रांसपोर्ट मीडिया चाहिए, कि आपको कोई कूलिंग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। स्पेशल प्रिकॉशंस की बात करें तो हाईली जूनोटिक डिसीज है एंथ्रेक्स से। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज मैंडेटरी। जब भी आपको इसमें वर्क करना है किसी भी एंथ्रेक्स के, एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स ससेप्टेबल एनिमल या एंथ्रेक्स अफेक्टेड एनिमल के साथ में जब भी आपको डील करना है, देन यू मस्ट हैव टू कैरी पीपीई किट। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पी पर्सनल, अनदर पी प्रोटेक्टिव, और ई का मतलब होता है इक्विपमेंट। सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा। सो ये बात समझ में आई। तो जब भी आपको डील करना है, एंथ्रेक्स का सैंपल कलेक्ट करना है, कुछ भी करना है, ऑलवेज कैरी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। डू नॉट ओपन कागज, कागज को, डेड बॉडी को ओपन नहीं करना है। डेड बॉडी को अगर आप ओपन करेंगे, देन देयर इज अ हाई चांस कि जो बैक्टीरिया है वो स्पोर में कन्वर्ट हो जाएं। और अगर बैक्टीरिया स्पोर में कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा, अगर बैक्टीरिया इसके स्पोर में कन्वर्ट हो गए तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और ट्रांसमिशन का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। एकदम क्लियर दिख रही हैं चीजें। नेक्स्ट, आफ्टर एंथ्रेक्स,
रेबीज अगेन इट इज अ जूनोटिक डिसीज। रेबीज भी, ये जो सारी डिसीजेस हम पढ़ रहे हैं ना, ये शायद इसीलिए ही अलग से पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि ये फील्ड में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। और आप जब वीओ बनेंगे, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन बनेंगे, देन यू मस्ट हैव टू डील विद दीज केसेस ऑन अ रेगुलर मैनर। जब आप एमबीएस का पद पे काम करेंगे तो आपको ये ऐसे केसेस डेली मिलने वाले हैं फील्ड में। इसीलिए ये डिसीजेस थोड़ा सा अलग से इनको बताया गया है। सो रेबीज की बात करें, रेबीज इट इज ए न्यूरोट्रॉपिक वायरस। रेबीज इज कॉज्ड बाय द लाइसा वायरस, लाइसा वायरस ऑफ रेप्टोविरिडी फैमिली। और एक एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस है। अब एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस है तो क्या होगा, इसमें मेनली नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा। अब अगर नर्वस सिस्टम इसमें अफेक्ट होगा तो फिर हम कौन सा सैंपल लेंगे इसमें से? हम इसमें से वही सैंपल लेंगे जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगा। सो रेबीज में मेनली सैंपल टाइप क्या है? ब्रेन टिश्यू। और ब्रेन टिश्यू में भी हम कौन कौन सा टिश्यू लेते हैं? हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस वाले रीजन से टिश्यू लेंगे, या फिर हम सेरिबेलम वाले टिश्यू, सेरिबेलम वाले पोर्शन से टिश्यू लेंगे। सो इन द ब्रेन टिश्यू वी यूजुअली टारगेट हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम। अब हिप्पोकैम्पस और सेरिबेलम में भी हल्का सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि कैनाइन के केस में, डॉग के केस में जो मेनली हम टिश्यू लेते हैं दैट इज फ्रॉम द हिप्पोकैम्पस। जबकि हर्बीवोर्स के केस में, कैटल बफेलो के केस में, हम जो सैंपल लेते हैं वो लेते हैं सेरिब्रम से, सेरिबेलम से। तो गाय भैंसों में अगर रेबीज से डेथ हुई है, गाय भैंसों में या हर्बीवोर्स में, गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी इसमें आ सकता है, तो गाय भैंस भेड़ बकरी अगर इनकी वजह से, इनमें रेबीज की वजह से डेथ हुई है, then we have to collect the tissue from the cerebellum portion। और अगर कैनाइन्स में रेबीज की वजह से डेथ हुई है तो हमको कलेक्ट करना है हिप्पोकैम्पस से। देन वी हैव टू कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द हिप्पोकैम्पस। कितना कलेक्ट करना है? अब बात करें कि कितना कलेक्ट करना है, तो वॉल्यूम की बात करें तो एंटायर ब्रेन और 2 to 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। या तो आप पूरा का पूरा ब्रेन ही कलेक्ट कर लीजिए, या फिर 2 से 3 क्यूबिक सेंटीमीटर टिश्यू कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्शन मेथड क्या है कि इमिडिएटली रिमूव ब्रेन टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। जैसे ही डेथ होती है, आप तुरंत ही ब्रेन को निकाल लीजिए ताकि ब्रेन डिकम्पोज ना हो सके। और हमको मालूम है कि ब्रेन इज अ सॉफ्ट ऑर्गन, ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट इन नेचर है। जैसे ही डेथ होती है ब्रेन में बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन, बहुत जल्दी प्यूट्रिफेक्शन, बहुत जल्दी ओटोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। सो जस्ट टू प्रिवेंट दैट डिकम्पोजिशन, दैट ओटोलाइसिस, दैट putrefaction, we have to collect the brain, we have to remove the brain as soon as possible। Take a section of hippocampus and cerebellum। आप तुरंत ही ब्रेन का पोर्शन हटाइए, ब्रेन को हटाइए स्कल से, और वहां से एक पोर्शन, एक सेक्शन ले लीजिए हिप्पोकैम्पस या फिर सेरिबेलम का। सो इस तरीके से हमने कलेक्शन किया। कलेक्शन के बाद अब हम क्या करेंगे कि ट्रांसपोर्ट की बात आई। सो ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो सेंड विथ कूलिंग 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी हमने ब्रेन का टिश्यू कलेक्ट किया है उसको हम ठंडे में एट कूलिंग टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ द आइस पैक की मदद से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। कैन ऑल्सो बी सेंट इन फॉर्मलिन। इसको फॉर्मलिन में भी आप भेज सकते हैं। आप इसको फॉर्मलिन लीजिए, फॉर्मलिन में इसको रख दीजिए, और आप इसको इस तरीके से भी भेज सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मेलिन की बात उठ रही है कि फॉर्मेलिन में आप भेज सकते हैं, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इतना सा है कि जो आप रेबीज का टिश्यू लेके जा रहे हैं, अगर आपने उसको कूलिंग में भेजा 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आप पीसीआर लगा सकते हैं और वायरस का डीएनए लेकर और उसको एनालिसिस कर सकते हैं। बट अगर आपने इसको फॉर्मेलिन में भेजा देन तो पीसीआर आपका नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा इसमें हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी हम करेंगे, और हिस्टोपैथ में हमें क्या देखने को मिलेगा? व्हाट वी विल गेट इन द हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथ में हमको क्या देखने को मिलेगा इसमें? नेगरी बॉडीज देखने को मिलेंगी, बेब्स नूडल्स देखने को मिलेंगे। बेब्स नूडल्स सुना है आप लोगों ने? बेब्स नूडल्स सिर्फ और सिर्फ रेबीज में ही देखने को मिलते हैं। नेगरी बॉडीज सिर्फ और सिर्फ हिप्पोकैम्पस और सेरिबेलम में, रेबीज में ही देखने को मिलती हैं। तो जब आप सैंपल को फॉर्मेलिन में लेके जाएंगे देन we are going to observe in the histopathology the negri bodies, the Babes nodules। So ये important बातें थी।
देन स्पेशल प्रिकॉशंस आपको क्या रखना है कि हाईली जूनोटिक डिसीज है। अगर आप डायरेक्टली डील करते हैं इस वायरस के साथ तो हो सकता है कि गलती से अगर आपकी बॉडी में कहीं कट लगा है और आप हमें नहीं पता, तो और वो वायरस से वो कट कांटेक्ट में आ जाए तो हो सकता है कि हमारे अंदर भी रेबीज का वायरस बॉडी में चला जाए। और हो सकता है देयर इज अ चांस कि रेबीज हमें हो जाए, हमारे अंदर भी रेबीज डेवलप हो जाए। सो इट्स अ हाईली जूनोटिक डिसीज। तो हमेशा मास्क, ग्लव्स और गॉगल्स आर मैंडेटरी। हमेशा जब भी आपको डील करना है रेबीज केस में तो मास्क पहने, ग्लव्स यूज करें और गॉगल्स यूज करें। सो रेबीज रेबीज समझ में आया। रेबीज मेनली नर्वस टिश्यू डिसऑर्डर है, नर्वस न्यूरोट्रॉपिक वायरस है, एक ऐसा वायरस होता है एंड विच इज अ न्यूरोट्रॉपिक वायरस। और इसमें मेनली हम नर्वस सिस्टम से ही ब्रेन के टिश्यूज को कलेक्ट करते हैं। कैनाइन के केस में हिप्पोकैम्पस और हर्बीवोर्स के केस में मेनली सेरिबेलम। अच्छा, सेरिबेलम में भी कौन सी जगह मेनली टारगेट होती है इस डिसीज में? सेरिबेलम के अंदर भी एक जगह है, सेरिबेलम में होता है परकिंजी सेल्स, आपने सुना होगा। परकिंजी सेल्स ऑफ सेरिबेलम, तो परकिंजी सेल्स ऑफ सेरिबेलम में मेनली हमको एक वायरस देखने को मिल सकता है। एक शब्द आया है यहाँ पे परकिंजी सेल्स और एक शब्द होता है परकिंजी फाइबर्स, दोनों में डिफरेंस मालूम है? कि जो परकिंजी सेल्स होते हैं वो होते हैं ब्रेन में, और जो परकिंजी फाइबर्स होते हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है? तो परकिंजी फाइबर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। अगर ये शायद मुझे लग रहा है, अभी मैंने जब लास्ट टाइम यूपीएससी का वेटनरी ऑफिसर को जो एग्जाम आया था उसमें एग्जाम दिया था, तब ये क्वेश्चन आया हुआ था, परकिंजी सेल्स परकिंजी फाइबर। तो ये बात आप याद रखना कि ये जो परकिंजी सेल्स होते हैं वो तो होते हैं सेरिबेलम में, और परकिंजी फाइबर्स होते हैं वो होते हैं हार्ट में। रेबीज वाला क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए ये बात मुझे याद है। अब वॉल्यूम की बात करें अगर, तो वॉल्यूम पूरा ब्रेन आप कलेक्ट कर सकते हैं या फिर 2 से 3 क्यूबिक सेंटीमीटर अफेक्टेड पार्ट कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्शन मेथड हमने देखा कि ब्रेन को जल्दी से जल्दी हमको निकालना है ताकि वो सड़े ना, डिकम्पोज ना हो। और उसमें से एक सेक्शन हमको निकालना है, या तो हिप्पोकैम्पस का या फिर सेरिबेलम का। वो डिपेंड करता है कि स्पीसीज कौन सी है, अगर कैनाइन है तो हिप्पोकैम्पस और अगर हर्बीवोर है तो सेरिबेलम। फिर उसको हम कूलिंग में सेंड कर भेज सकते हैं या फिर हम फॉर्मेलिन में भेज सकते हैं। और कुछ प्रिकॉशंस हमको लेने हैं इसको जब डील कर रहे हैं क्योंकि ये हाईली जूनोटिक डिसीज है। इसीलिए ऑलवेज बी योर मास्क, ग्लव्स एंड गॉगल्स। नाउ द नेक्स्ट डिसीज, एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड की डिसीज है। अगेन ये भी एक नोटिफाइबल डिसीज है, जूनोटिक डिसीज है। सो एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला आउटब्रेक भारत में कब आया था? 2000 बड़े स्तर पर भारत में पहला आउटब्रेक कब डिटेक्ट किया गया? 2006 में। चलिए, एवियन इन्फ्लुएंजा। अब एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड्स की पोल्ट्री की डिसीज है। इसमें मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो अफेक्ट होता है, इसलिए सैंपल भी मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम के आसपास से लिए जाएंगे। तो ट्रेकियल स्वेब, ट्रेकिया ट्रेकिया से आप एक स्वेब ले सकते हैं। दूसरा फीकल स्वेब आप ले सकते हैं, और क्लोएकल स्वेब, क्लोएका से भी आप एक स्वेब ले सकते हैं। सो ट्रेकियल स्वेब, फीकल स्वेब एंड क्लोएकल स्वेब, 2 स्वेब्स पर बर्ड। अब एक बर्ड से कम आपको 2 स्वेब तो लेने ही हैं, कि हो सकता है एक स्वेब में हमें सैंपल अच्छे से ना मिले, या फिर एक स्वेब हमसे किसी भी गलती बस भूल बस डैमेज हो जाए, तो हमारे पास एटलीस्ट रेफरेंस के लिए दूसरा स्वेब तो बचेगा। सो एवियन इन्फ्लुएंजा में हम मेनली यूज करते हैं ट्रेकियल स्वेब, फीकल स्वेब एंड क्लोएकल स्वेब। और वॉल्यूम की बात करें तो 2 स्वेब पर बर्ड लगते हैं हमको, 2 स्वेब्स पर बर्ड। कलेक्शन मेथड की बात करें तो कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम ट्रेकिया एंड क्लोएका using sterile swabs. Collect samples from trachea and cloaca with the help of the sterile swab। बिल्कुल ही नए स्वैब होने चाहिए, बिल्कुल जिसकी स्वैब स्वैब की पैकेजिंग आपने देखी है, स्वैब कैसे आते हैं? जैसे सिरिंज आती है, नई सिरिंज आती है, उसी तरह की पैकेजिंग में स्वैब आते हैं। जस्ट वी हैव टू ओपन इट, और ओपन करने के बाद नया स्वैब लेते हैं, और फिर हम बर्ड से उसके कलेक्शन कर लेते हैं। चाहे ट्रेकिया से आप मटेरियल कलेक्ट कीजिए, चाहे फीकल सैंपल लीजिए, चाहे क्लोएकल सैंपल लीजिए। देन नेक्स्ट, how we will transport the avian influenza material to ship under refrigeration or on dry ice। या तो कूलिंग में आप भेज सकते हैं, बर्फ की आइस पैक की हेल्प से भेज सकते हैं,
Ship under refrigeration with at about 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। या फिर ड्राई आइस में भी भेज सकते हो। ड्राई आइस मतलब कि सॉलिड CO2, और सॉलिड CO2 का टेम्परेचर कितना होता है? -80, -80। सो -80 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों ही टेम्परेचर पे आप भेज सकते हैं। नोटिफाइबल डिसीज है, एक ऐसी डिसीज है नोटिफाइबल डिसीज है। जैसे ही कोई भी केस आपके क्षेत्र में इसका होता है, तो आपको जो हायर अथॉरिटीज हैं उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसकी जानकारी में देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ एक केस मिला है। स्पेशल पैकेजिंग रिक्वायर्ड। अब इसके लिए स्पेशल पैकेजिंग की जरूरत है। क्यों जरूरत है स्पेशल पैकेजिंग की? तो उसका रीजन ये है, एक तो ये जूनोटिक है, जूनोटिक है तो ह्यूमंस में फैल सकती है। दूसरा, इसका मटेरियल अगर थोड़ा बहुत भी लीक हुआ तो हाई चांस है कि इसकी वजह से मतलब थोड़ा भी अगर लीक हुआ तो हो सकता है कि अदर बर्ड्स, अदर एनिमल से ह्यूमंस अफेक्ट हो जाएं। दैट्स वाई स्पेशल पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड। 3-4 परतों में हम इसके सैंपल को बाइंड करेंगे, पैक करेंगे, ताकि बिल्कुल भी चांस ना बचे लीक होने का। सो एवियन इन्फ्लुएंजा समझ में आया है ना? एवियन इन्फ्लुएंजा में क्या था? कुछ नहीं। एवियन इन्फ्लुएंजा में क्या था कि ट्रैकियल स्वैब, फीकल स्वैब या क्लोअकल स्वैब लेना है, और एक बर्ड से कम 2 स्वैब लेने हैं। और जैसे ही आपको जो स्वैब कलेक्ट करने हैं, स्टेराइल स्वैब की हेल्प से, मदद से जो स्वैब कलेक्ट करने हैं, उनको आप कलेक्शन के बाद रेफ्रिजरेशन या फिर ड्राई आइस की मदद से लैब में ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। नोटिफाइबल डिसीज है, स्पेशल पैकेजिंग की जरूरत है इसमें, और एक एक जूनोटिक बीमारी है, मतलब कि ह्यूमंस में भी हो सकती है। अगली जो डिसीज कंडीशन है दैट इज एफ्लाटॉक्सिकोसिस। एफ्लाटॉक्सिकोसिस फंगल टॉक्सिन की वजह से एक डिसीज है। इट इज अ माइकोटॉक्सिकोसिस एक्चुअली। एक माइकोटॉक्सिकोसिस है। माइकोटॉक्सिकोसिस का क्या मतलब होता है कि माइकोटॉक्सिन्स की वजह से फैलती है ये डिसीज। सो फॉडर सैंपल, क्या 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 सैंपल हमको कलेक्ट करना चाहिए इसमें? तो फॉडर सैंपल हम ले सकते हैं, लिवर टिश्यू हम ले सकते हैं, और मिल्क ले सकते हैं। फॉडर सैंपल की बात करें अगर, तो फॉडर सैंपल हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हो सकता है जो हम खिला रहे हो बर्ड को, जो चीजें हम खिला रहे हैं बर्ड्स को, एनिमल में भी हो सकता है एफ्लाटॉक्सिकोसिस, बट मेनली बर्ड्स में होता है। तो जो एनिमल या बर्ड को हम जो चारा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, हो सकता है कि उसमें फंगस हो, उसमें ही फंगस हो, जिसकी वजह से एफ्लाटॉक्सिन वहां बन रहा है। इसीलिए हमको फॉडर सैंपल की जरूरत है। लिवर टिश्यू हमने क्यों लिया? बिकॉज एफ्लाटॉक्सिन मेनली टारगेट करता है लिवर को। इट इज इट मेनली टारगेट्स द हेपेटिक, हेपेटिक लिवर को ही मेनली टारगेट करता है। और दूसरा, मिल्क में ये आ जाता है, अगर कोई एनिमल अफेक्टेड है तो उसके दूध में भी एफ्लाटॉक्सिन निकलने लगता है, सीक्रेट होने लगता है। So just to identify the aflatoxin from any of the sample, just collect the fodder sample, liver tissue and milk। ये तीनों सैंपल्स हमने क्यों लिए उसका कारण समझ में आया कि फॉडर सैंपल क्यों लिया? तो फॉडर सैंपल इसलिए लिया हमने क्योंकि फॉडर में हो सकता है कि फंगस प्रेजेंट हो और वो टॉक्सिन्स बना रही हो, या फिर ऑलरेडी टॉक्सिन्स प्रेजेंट हो फॉडर में। दूसरा, लिवर टिश्यू हमने क्यों लिया? क्योंकि जो एफ्लोटॉक्सिन है वो मेनली टारगेट करता है लिवर को। अब लिवर मेनली टारगेट होगा तो लिवर में ही चेंजेस देखने को मिलेंगे, इस वजह से हम लिवर को देखते हैं। मिल्क मिल्क हम इसलिए लेते हैं क्योंकि मिल्क में सीक्रेट होता है टॉक्सिन। दैट्स व्हाई वी यूज टू टारगेट द फॉडर सैंपल इफ वी आर गोइंग टू कलेक्ट द सैंपल इन द केस ऑफ एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन के केस में अगर हमको सैंपल लेना है तो फॉडर सैंपल, लिवर टिश्यू और मिल्क को कलेक्ट करेंगे। कितना कलेक्ट करेंगे अब हम ये देखें। तो फोडर या चारा आपको कलेक्ट करना है 200 से 500 ग्राम। 200 to 500 ग्राम फोडर भी have to collect। 50 to 100 ग्राम ऑफ लिवर भी विल कलेक्ट। एंड 50 ml दूध आप कलेक्ट कर लीजिए। पर 100 ग्राम लिवर, अगर लार्ज एनिमल है तो 100 ग्राम लिवर, नहीं तो मुर्गी में कहाँ 100 ग्राम आपको लिवर मिलने वाला है। तो मुर्गी में थोड़ा सा इसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो 200 से 500 ग्राम फोडर कलेक्ट कीजिए, 50 to 100 ग्राम ऑफ लिवर एंड 50 ml of milk। नाउ द कलेक्शन मेथड की बात करें। प्लेस फॉडर इन अ सील्ड बैग। जस्ट अ सेकंड। प्लेस फॉडर इन अ सील्ड बैग, प्लेस लिवर इन स्टेराइल कंटेनर। जो फॉडर आपने कलेक्ट किया है वो तो आपको एक सील्ड बैग में रखना है। सील्ड बैग में रखना है ताकि
बाहर का कोई भी कंटामिनेशन उसमें ना जाए। और लिवर को आपको एक स्टेराइल कंटेनर में रखना है, जिसकी वजह से कंटेनर मस्ट बी स्टेराइल, इट मस्ट बी germ free, and now after keeping them we have to transport it at 4 डिग्री सेंटीग्रेड कूलिंग। 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कूलिंग में आपको इसको ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन इसको आप फ्रोजन भी कर सकते हैं। इसको आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उससे नीचे भी रख के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन है मेनली। इट इज नॉट एन इन्फेक्शियस एजेंट। यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट कोई नहीं है। यहाँ पे ना कोई फंगस है, ना पैरासाइट है, ना बैक्टीरिया है, ना वायरस है। यहाँ पे टॉक्सिन है, एफ्लाटॉक्सिन। तो उसको तो आप चूज कर ही सकते हैं। फॉडर सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। अब जो फॉडर सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कि हमारा एनिमल है, अब हमारा एनिमल घर में भी चारा खा रहा था और बाहर भी चरने जा रहा है, तो हमें नहीं पता हो सकता बाहर जो चरने जा रहा है उसमें से फंगल इन्फेक्शन आया हो। ये भी पॉसिबल है। तो जो फॉडर हमको लेना है दैट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। जहां जहां एनिमल चरने गया है हमारा, वहां वहां से आप थोड़ा थोड़ा फॉडर लीजिए। दूसरा, आपको घर का अगर आप दाना पानी दे रहे हैं, घर का फॉडर दे रहे हैं, तो उसका अमाउंट भी लीजिए। सो द फॉडर मस्ट बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉडर सैंपल। सैंपल मस्ट बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉडर। जो आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा एनिमल बाहर भी चरने जा रहा था, घर में भी खा रहा था, लेकिन जब हमें सैंपल की बात आई तो हमने सिर्फ घर में जो चारा था उसका सैंपल ले लिया और बाहर वाले को इग्नोर कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द फॉडर सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। सो एफ्लाटॉक्सिकोसिस में किस तरीके से आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, ये बात आपको समझ आई कि एफ्लाटॉक्सिकोसिस में मेनली हम जो सैंपल लेते हैं वो होता है फॉडर सैंपल, लिवर टिश्यू या फिर मिल्क। 200 से 500 ग्राम फॉडर हमको लेना है, 50 से 100 ग्राम लिवर लेना है और 50 ml मिल्क लेना है। फॉडर जो हमने कलेक्ट किया उसको सील्ड बैग में रख दीजिए और लिवर को स्टील कंटेनर में रख दीजिए। फिर इनको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूलिंग में आप कैरी कर सकते हैं या फिर इनको फ्रोज कर सकते हैं। फॉडर सैंपल जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट डिसीज है पीपीआर। पीपीआर की बात करें तो पीपीआर किसकी डिसीज है? पहली बात तो स्मॉल रूमिनेंट गोट और शीप की डिसीज है। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें छोटी छोटी गठाने हो जाती हैं। स्मॉल नोड्यूल्स गेट फॉर्म्ड ऑन द माउथ एंड अराउंड द माउथ और कई जगह। एंड डायरिया और निमोनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। अब ये डायरिया और निमोनिया की कंडीशन देखने को मिल रही है तो फिर उसी हिसाब से हम सैंपल लेंगे। तो आई स्वैब, आँखों से स्वैब लेंगे, तो आँखों में बहुत कीचड़ आता है, आँखों में हो सकता है कि जो फ्लूइड आ रहा है उसमें कहीं न कहीं वायरस का हमें कुछ कण वायरस के कुछ पार्टिकल्स हमको मिल जाएँ। सो आई स्वैब हम कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम कलेक्ट करेंगे नेसल स्वैब। नेसल स्वैब क्या होता है कि नाक से आप स्वैब लेंगे और ब्लड कलेक्ट करेंगे। सो आई स्वैब, नेसल स्वैब एंड ब्लड वी विल कलेक्ट। देन वॉल्यूम कितना है कि एक एनिमल से कम 2 स्वैब आप कलेक्ट करेंगे। और ब्लड की बात करें तो 5 से 10 ml। अच्छा, जब स्वैब की बात आई ना कि 2 स्वैब, तो 2 स्वैब का मतलब है कि आई के भी 2 स्वैब और नाक के भी, नेसल वाले भी 2 स्वैब। ऐसा ना हो कि एक आई से ले लिया, एक नेसल से ले लिया, टोटल 2 हो गए, ऐसा नहीं है। हर तरीके का जो स्वैब आप कलेक्ट कर रहे हैं दैट मस्ट बी 2 फ्रॉम 1 एनिमल। एक एनिमल से हर तरीके के 2 स्वैब आपको कलेक्ट करने हैं। और ये सच भी है। जब मेरी रिसर्च चल रही थी तो मैं भी अ, एक एनिमल से 2-3 स्वैब कलेक्ट करता था, ताकि अगर 1-2 डैमेज भी हो जाएँ तो एटलीस्ट एक से तो हमको रिजल्ट अच्छे मिले। सो 2 स्वैब्स पर एनिमल per sample we will collect and 5 to 10 ml blood. Now the collection method: place swab in VTM। स्वैप को आपको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में कलेक्ट करने के बाद रख दीजिए। एंड प्लेस ब्लड इन ईडीटीए ट्यूब। ब्लड को आप ईडीटीए ट्यूब में रखेंगे ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो, खून जमे ना, और पहुंचने के बाद लैब में आप उससे अपने जो टेस्ट है वो लगा सकें। जो स्वैब लिए आपने वो आपको बीटीएम में कलेक्ट कीजिए, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में रख दीजिए उनको, ताकि स्वैब के अंदर का जो वायरस है वो डैमेज ना हो। और फिर जब आप इसको कैरी करेंगे तो अपने लैब में जाके आप इसमें फर्दर एक्शंस ले सकते हैं। जैसे कि मेनली स्वैब यहाँ पे यूज आएंगे आपके पीसीआर में। पीसीआर में आप डीएनए आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। डीएनए पहले आइसोलेट करेंगे, फिर उसका पीसीआर रन करेंगे, फिर जेल डॉक्यूमेंटेशन में जेल डॉक में देखेंगे कि एपीपीआर है या नहीं है। देन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शिप विथ कूलिंग। कूलिंग
मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूलिंग करते हुए आपको इसकी शिपिंग करनी है। एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज है ये। प्रिकॉशंस लेने हैं पोस्टमार्टम के समय, जब आप पोस्टमार्टम करेंगे, ऑटोप्सी या नेक्रोप्सी करेंगे, तो एट दैट टाइम यू मस्ट हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। क्यों क्यों लेना है प्रिकॉशन? क्योंकि कहते हैं कि ये भी एक जूनोटिक डिसीज है। और ये बात मुझे इसलिए कंफर्म है क्योंकि बिकॉज माय गाइड वाज देयर एट द टाइम। पीजी में जो मेरी गाइड थी मैडम, तो उन्होंने बहुत काम किया है पीपीआर पे। और वो बताती थी कि उनके उन जब वो पीपीआर पे काम कर रही थी, तो छोटे छोटे दाने से उनकी बॉड उनके हाथ पैरों मतलब हाथ की तरफ, मुंह की तरफ निकल आए थे। सो इसलिए मैं कंफर्म हूँ कि ये जो एक पीपीआर है वो जूनोटिक डिसीज भी है। सो पीपीआर पीपीआर समझ में आया। आगे बढ़े। पीपीआर में सैंपल कहाँ से लिया हमने? तो पीपीआर में हमने सैंपल लिए, आई स्वैब लिया, नेसल स्वैब लिया और ब्लड लिया। देन 2 स्वेब लेने हैं हर तरीके से, हर तरीके के 2 स्वेब लेने हैं पर एनिमल। 5 से 10 ml ब्लड लेना है। प्लेस स्वेब इन बीटीएम, प्लेस ब्लड इन ईडीटीए ट्यूब, शिप विथ कूलिंग। कूलिंग के साथ में आपको इसकी शिपिंग करनी है। एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज है, सो पोस्टमार्टम जब आप करेंगे तो फिर आपको उसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। प्रिकॉशंस जैसे कि इस तरीके के प्रिकॉशंस आपने जैसे कि ग्लव्स पहने, गॉगल्स यूज करें, एप्रॉन पहने। नाउ द एलएसटी, एलएसटी की बात करें, लंपी स्किन डिसीज की बात करें, अभी रिसेंटली 2020-21 के समय बहुत सुनने को मिला एलएसटी। राजस्थान गुजरात में बहुत ज्यादा, हमारा एमपी भी बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन राजस्थान गुजरात में गायों की बहुत डेथ हुई एलएसटी की वजह से, लंपी स्किन डिसीज की वजह से। सो लंपी स्किन डिसीज अगेन एक इम्पोर्टेंट डिसीज है, इस समय फील्ड में इतना तो नहीं है लेकिन फिर भी है। और इस लंपी स्किन डिसीज, लंप मतलब गठाने, तो स्किन में गठाने पड़ जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लंपी स्किन डिसीज, एलएसटी। सैंपल क्या कलेक्ट करेंगे? तो स्किन लंप टिश्यू, स्किन के जो गठाने हैं, स्किन के ऊपर जो गठान वाले टिश्यू हैं, ऊतक हैं जो गठान वाले, उनको हम कलेक्ट करेंगे, साथ में ब्लड कलेक्ट करेंगे। 2 से 3 लिम्फ नोड कलेक्ट कीजिए। कितनी वॉल्यूम कितना है? तो 2 से 3 लिम्फ नोड और 5 से 10 ml ब्लड। और लंप टिश्यू भी आपको 2 से 3 गठाने लेनी है। अब कलेक्शन मेथड क्या है कि एक्साइज लंप एंड प्लेस इट इन स्टेराइल कंटेनर। एक्साइज मतलब काटना, तो लंप को आपने कट किया और उसको एक स्टेराइल कंटेनर में रख दिया। प्लेस ब्लड इन एन ईडीटीए ट्यूब, और ब्लड को आपको ईडीटीए ट्यूब में रखना है। मैंने कई 2-3 बार आज बता दिया कि ईडीटीए ट्यूब में ब्लड को क्यों रखना है। सो अब मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट में रिप्लाई दीजिए कि ईडीटीए ट्यूब में ब्लड क्यों रखना है। देन शिप विथ कूलिंग, कूलिंग के साथ में आपको शिपिंग करनी है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सारा सामान जो भी आपने लिम्फ नोड लिए, गठाने ली, ब्लड लिया, सब आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड में ट्रांसपोर्ट करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करें तो वेक्टर बोर्न डिसीज है एक वेक्टर बोर्न डिसीज है। पेस्ट कंट्रोल इसके लिए जरूरी है। पेस्ट कंट्रोल क्यों जरूरी है इसमें? क्योंकि इसमें क्या होता है कि मक्खियों से फैलती है ये बीमारी, मेनली मक्खियों से फैलने वाली बीमारी है। इसीलिए अब क्योंकि ये मक्खियों से फैलने वाली बीमारी है, अगर आपने मक्खियां रोक ली तो फिर आप इस बीमारी को रोक सकते हैं। एंड सब क्लियर चल रहा है यहाँ तक? ठीक। सो लंपी स्किन डिसीज के केस में लिम्फ नोड, लम्स, ब्लड कलेक्ट करना है और उसको स्टेरल कंटेनर में रख के या ब्लड को इडिएटेड ट्यूब में रख के जस्ट कूलिंग 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ आइस पैक, और उनको ट्रांसपोर्ट कर देना है। वेक्टर से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए मक्खियों को अगर आप रोक लें, मच्छरों को रोक लें, वेक्टर्स को, पेस्ट को रोक लें, तो इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट, थिलेरियोसिस, थिलेरियोसिस की बात करें तो थिलेरियोसिस ब्लड एंड लिम्फ नोड एस्पिरेशन, या तो आप ब्लड कलेक्ट कर लीजिए, या फिर जो लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड समझते हैं? लिम्फ नोड मतलब कि लसिका ग्रंथि, लसिका ग्रंथि या लिम्फ नोड्स, तो लिम्फ नोड से आप मटेरियल को एस्पायरेट कीजिए, वहां से मटेरियल सिरिंज की मदद से निकाल लीजिए, फिर उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। सो ब्लड एंड लिम्फ नोड एस्पिरेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं।
5 से 10 ml ब्लड आपको लेना है और 1 से 2 ml एस्पायरेट लेना है। 5 से 10 ml ब्लड लेंगे आप और एस्पायरेट कितना लेंगे? तो 1 से 2 ml एस्पायरेट मटेरियल लेंगे। कलेक्शन मेथड क्या है कि ब्लड तो हम लेंगे ईडीटी ट्यूब में और एस्पायरेट फ्रॉम लिम्फ नोड प्री स्केपुलर। इस एस्पायरेट कहाँ से लेना है मेनली? तो ये जो स्केपुला होती है एनिमल की, स्केपुला के आगे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको बोलते हैं प्री स्केपुलर लिम्फ नोड। और ये कैसे लिम्फ नोड है? इसके दे आर द सुपरफिशियल लिम्फ नोड। सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स होते हैं मतलब कि स्किन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी थैलेरियोसिस होती है तो इनका साइज बहुत बढ़ जाता है, तो ये अलग से फील होंगी, ये गठाने आपको अलग से फील होंगी लिम्फ नोड की, और उसमें से आप सिरिंज लगा के मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शिप विथ कूलिंग। शिपिंग जब आपको करनी है तो कूलिंग मेंटेन करनी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड की, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कूलिंग आपको मेंटेन करनी है। स्पेशल प्रिकॉशंस की बात करें तो ऑल्सो प्रिपेयर स्मीयर फॉर केबीबी। कोच बॉडीज या कोच ब्लू बॉडीज के लिए आपको स्मीयर बनानी चाहिए। जो आपने ब्लड कलेक्ट किया है उसको आप अपने लैब में लेके जब जाएंगे तो उससे ब्लड स्मीयर बनाइए। तो जब ब्लड स्मीयर बनेगी, जब आप ब्लड स्मेयर बनाएंगे उससे, जब वो ब्लड स्मेयर बनेगी तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? तो उसमें देखने को मिलेगा कोच ब्लू बॉडीज या केबीबी। दे आर एक्चुअली द साइजॉन्ट। कई सारी स्टेज होती है थाइलेरिया की। इंडिया में मेनली थाइलेरिया एनोलाटा का इन्फेक्शन ज्यादा है। तो थाइलेरिया की जो कई सारी स्टेज है, साइजॉन्ट, मैक्रो साइजॉन्ट, जो कोच ब्लू बॉडी जो स्टेज है वो भी इनमें से ही एक है। सो थिलेरियसिस की बात करें तो ब्लड एंड लिम्फ नोड एस्पिरेशन में कलेक्ट करना है। 5 से 10 ml ब्लड लेना है, 1 से 2 ml एस्पिरेट लेना है। ईडीटी ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करेंगे और एस्पिरेट लेंगे हम लिम्फ नोड से, जो कि प्रीस्केपुलर लिम्फ नोड है मेनली। शिपिंग करेंगे कूलिंग के साथ में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो हमने ब्लड कलेक्ट किया है उसे हम स्मीयर बनाएंगे जिसमें हम कोच ब्लू बॉडीज को ऑब्जर्व कर सकें। नेक्स्ट एंड लास्ट डिसीज है, और एक कभी और भी बच रही हैं। ओके, और नेक्स्ट डिसीज है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस की बात करें तो ब्रुसेलोसिस में ब्लड सैंपल लेंगे हम, ब्लड लेंगे, मिल्क लेंगे, अबॉर्शन प्रोडक्ट लेंगे। ब्लड ले सकते हैं आप, मिल्क ले सकते हैं। और ब्रुसेलोसिस क्या है? ब्रुसेलोसिस मेनली अबॉर्शन कराता है लास्ट ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्रुसेलोसिस में आपको अबॉर्शन देखने को मिलेगा। सो ब्लड, मिल्क, अबॉर्शन प्रोडक्ट्स भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करें कितना अमाउंट आपको लेना है, तो 5 से 10 ml ब्लड आप लेंगे और 20 से 50 ml मिल्क आप कलेक्ट करेंगे। कलेक्शन मेथड की बात करें तो ब्लड इन रेड कैप्ड टिश्यू फॉर सीरम। सीरम के लिए अगर आपको ब्लड लेना है तो लाल कलर के ढक्कन वाले, लाल कलर के कैप वाले ट्यूब में आप ब्लड लीजिए। क्यों लेते हैं हम लाल कलर के ट्यूब वाले ट्यूब में, लाल कलर के कैप वाले ट्यूब में ब्लड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें कोई भी एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता। जब आप उसमें ब्लड लेंगे तो ब्लड आपका जम जाएगा, कोएगुलेट कर जाएगा और सीरम अलग हो जाएगा और आपके जो सेल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। मिल्क कलेक्ट करना है आपको स्टेराइल कंटेनर में। सीरम की जरूरत क्यों पड़ रही है हमको? क्योंकि सीरम में हम एंटीबॉडीज देखना चाह रहे हैं कि ब्रुसेलोसिस की एंटीबॉडीज बनी है या नहीं बनी। अगर बनी है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है, और अगर नहीं बनी है तो शायद इन्फेक्शन नहीं है। सो ब्रुसेलोसिस शिपिंग जो करनी है सैंपल को कलेक्ट करने के बाद वो करनी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हाईली जूनोटिक डिसीज है, ग्लव्स मैंडेटरी है। हैंडल अबोटिक प्रोडक्ट, अगर अबोटिक प्रोडक्ट जो है उनको आपको हैंडल करना है बहुत ही कॉशन के साथ, बहुत ही केयर के साथ। और इतनी केयर इसमें हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये हाईली जूनोटिक डिसीज है। अगर ये ब्रुसेला का इन्फेक्शन हमको हो जाए तो हम लोगों में भी ब्रुसेलोसिस के साइन देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं हमारी जो फर्टिलिटी है वो भी अफेक्ट होती है ब्रुसेला की वजह से। तो ब्रुसेला में जो मेन सैंपल्स हैं, ये बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट, ब्रुसेला में जो मेन सैंपल्स हैं वो है ब्लड, मिल्क और अबॉर्शन प्रोडक्ट्स। 5 से 10 ml ब्लड है, 20 से 50 ml मिल्क है। ब्लड जो है वो रेड कैप के टिश्यू में बिना एंटीकोएगुलेंट वाले रेड कलर के रेड कैप की ट्यूब में या फिर बिना किसी एंटीकोएगुलेंट वाली ट्यूब में आपको कलेक्ट करना है, जिससे कि आपको सीरम वहां से प्राप्त हो सके। और सीरम में हम बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट लगा सकते हैं। मिल्क को हमको कलेक्ट करना है स्टेराइल कंटेनर में,
फिर इसकी शिपिंग करेंगे हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये हाईली जूनोटिक है, इसलिए ग्लव्स और हैंडलिंग अच्छे से करें। ग्लव्स पहने और हैंडलिंग अच्छे से करें। नेक्स्ट हम बात करें, वो इसका कोई इश्यू नहीं है। चलिए, ये अच्छे से दिख रही है ना सारी की सारी। नेक्स्ट जो डिसीज है, अगली जो डिसीज है वो है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में हमें सैंपल जो कलेक्ट करने हैं वो मिल्क, म्यूकस और नेक्रोप्सी टिश्यू। मिल्क हमको कलेक्ट करना है, म्यूकस म्यूकस कलेक्ट करना है, और नेक्रोप्सी टिश्यू मतलब पोस्टमार्टम के समय जो भी टिश्यू आपको मिलता है, आपको लगता है कि अफेक्टेड है, जिसकी टीबी है, तो टीबी है तो मेनली कौन सा टिश्यू आपका अफेक्टेड होगा? लंग लंग टिश्यू आपका मेनली अफेक्टेड होगा। लंग्स, आपके जो फेफड़े हैं, एनिमल के जो फेफड़े हैं, वो मेनली अफेक्टेड होंगे। लंग्स टिश्यू मेनली अफेक्टेड होगा। अब वॉल्यूम की बात करें तो 50 से 100 ml मिल्क आपको लेना चाहिए, मिल्क अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं। और म्यूकस अगर आप ले रहे हैं तो फिर 10 से 20 ml म्यूकस। स्टोर इन स्टेराइल कंटेनर। जस्ट सो स्टोर इन स्टेराइल कंटेनर। कोई भी स्टेराइल कंटेनर लीजिए, उसमें आप मिल्क, म्यूकस या टिश्यू को कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, फिर उसकी शिपिंग कर दीजिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करके। टीबी अगेन ये हाईली जूनोटिक डिसीज है, मास्क जरूरी है पोस्टमार्टम के समय। तो इसी के साथ चैप्टर 4 आपका खत्म हुआ। चैप्टर 4 हमारा बाइंड अप हो चुका है। और ये जो हमने आज जो टॉपिक उठाया था वो कुछ स्पेसिफिक डिसीज के लिए स्पेसिफिक प्रिकॉशंस बताए। और ये वही डिसीज हैं जो कि आपको फील्ड में अच्छे से मिलने वाली हैं, चाहे वो टीबी हो, चाहे फिलेरियोसिस हो, ब्रुसेलोसिस हो, पीपीआर हो, एलएसटी हो, क्लम्पी स्किन डिसीज हो, एवियन इन्फ्लुएंजा हो, एफ्लाटॉक्सिकोसिस हो, रेबीज हो, एंथ्रेक्स हो, रेफेमडी हो, ये सारी बीमारी आपको फील्ड में अच्छे से मिलने वाली हैं। अभी तक हम बहुत सारा कोर्स अपना कर चुके हैं। आपका आखिरी चैप्टर बचा है, वो मुश्किल से 4 से 5 दिन का चैप्टर है। मतलब इस वीक आपका आपकी यूनिट 10 कवर हो जाएगी। और मुझे लगता है कि आपने थ्योरी बहुत अच्छे से समझी है। लेकिन मैंने एक चीज जो डिसाइड की है, और मैं सर से भी इस बारे में सजेशन लूंगा, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं कोचिंग के, कि अब हम लोग थ्योरी बहुत पढ़ रहे हैं, थ्योरी अच्छा है, पढ़ना चाहिए। लेकिन रोज के रोज हम 2-5 मिनट एक छोटा सा टॉपिक उठाया करेंगे, और उसको उसमें शॉर्ट में सारी चीजें रखा करेंगी। जैसे आज मैंने एक टॉपिक उठाया है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर स्पेसिफिक डिसीज, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और ये चीजें आपको बहुत मदद करेंगी। और साथ में हमारी कोचिंग जो है, हमारा इंस्टीट्यूट है समीक्षा इंस्टीट्यूट, और इसमें टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे विश्वास है इस बात का कि सब लोग बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके होंगे। और स्टार्ट होने वाला है टेस्ट सीरीज में आपके टेस्ट। सो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, तो कुछ डेली के डेली हम 5-10 मिनट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपोर्टेंट हैं उनको एंड में डिस्कस किया करेंगे। साथ में ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। 4-5 दिन से शायद मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं लगवा पाए हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी लगाने हैं, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी एक कोर्स बाइंड अप करना था। यूनिट 4 चैप्टर 4 बाइंड अप करना था, और वो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। कोर्स बहुत बड़ा है यूनिट 10 का, क्योंकि डिसीजेस हैं और डिसीजेस तो अनलिमिटेड हैं। कम से कम अगर आप अच्छे से पढ़ने जाएंगे तो 300-350 डिसीज तो हैं ही हैं। ये तो सिर्फ प्रिवेंटिव की बात कर रहा हूँ, प्रिवेंटिव मेडिसिन की। मैं सिर्फ क्लिनिकल मेडिसिन और सर्जिकल और गायनिकोलॉजिकल, अगर ये सब मिला दिया जाए तो 1000 के ऊपर डिसीज हैं। सो उनके जो सब अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम डेली डिस्कस किया करेंगे, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट और स्ट्रांग हो जाए। सो डायग्नो आज का मैंने एक टॉपिक उठाया है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर स्पेसिफिक डिसीज। स्पेसिफिक डिसीज के लिए कौन कौन से आप डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाने चाहिए। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर स्पेसिफिक डिसीज, मैकफेडियन रिएक्शन जो टेस्ट है वो किसके लिए लगता है? एंथ्रेक्स के लिए लगता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ ले
कि मैक्सवेडियन रिएक्शन किसके लिए लगता है, तो इट इज फॉर द एंथ्रेक्स। एस्कोलिस टेस्ट किसके लिए लगता है, तो एस्कोलिस टेस्ट भी एंथ्रेक्स के लिए लगता है। सो याद रखना है कि एंथ्रेक्स के लिए एक तो मैक्सवेडियन रिएक्शन है और दूसरा है एस्कोलिस टेस्ट। नेक्स्ट ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस की बात करें तो ब्रुसेलोसिस में लगता है आरबी रोज बंगाल टेस्ट। इसका एक नाम और भी है रोज बंगाल प्लेट टेस्ट करके। तो रोज बंगाल शब्द आ जाए तो इसका मतलब ही है कि ब्रुसेलोसिस की बात हो रही है। सो रोज बंगाल टेस्ट एंड एबीआरटी अबॉर्टस बैंग रिंग टेस्ट। अबॉर्टस बैंग रिंग टेस्ट हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म में कोई पूछे तो एबीआरटी, अदरवाइज इसका नाम क्या है, अबॉर्टस बैंग रिंग टेस्ट। तो अबॉर्टस बैंग रिंग टेस्ट और आरबीपीटी या फिर रोज बंगाल टेस्ट ये लगाए जाते हैं ब्रुसेलोसिस के लिए, ब्रुसेला के लिए स्पेसिफिक है ब्रुसेलोसिस के लिए। अब सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट लगता है टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस में और जेडी में। जेडी मतलब जोन्स डिसीज। अच्छा, ये दोनों डिसीज आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि दोनों की दोनों ही किससे होती हैं, माइकोबैक्टीरियम से होती हैं। टीबी तो होती है माइकोबैक्टीरियम बोविस से एनिमल में, और जोन्स डिसीज या पैराट्यूबरकुलोसिस होती है, इसका जेडी का दूसरा नाम क्या है, जेडी का फुल फॉर्म है जोन्स डिसीज और इसका दूसरा नाम है पैराट्यूबरकुलोसिस। और एक इसकी वजह से होती है, एक वजह इसका जो रीजन है एनिमल में होने का वो है माइकोबैक्टीरियम एवियम सब स्पीसीज पैराट्यूबरकुलोसिस। तो दोनों की दोनों कहीं ना कहीं माइकोबैक्टीरियम से होने वाली बीमारी है, इसलिए इनमें किया जाता है सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट। ये जो सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट है या जो इंट्राडर्मल टेस्ट है इन टीबी और जेडी का, इसी को बोलते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से भी अगर आ जाए या फिर सिंगल सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट या इंट्राडर्मल टेस्ट के नाम से कोई टेस्ट आता है तो इसका आंसर क्या होगा, टीबी या फिर जेडी, है ना। ट्यूबरकुलिन टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ट्यूबरकुलिन सिरिंज का यूज होता है। और इंट्राडर्मल इसलिए बोला क्योंकि डर्मिस में इसमें क्या होता है, सिंगल इंट्राडर्मल, ये जो इंट्राडर्मल टेस्ट है वो कई प्रकार के हैं। एक है सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट, एक है डबल इंट्राडर्मल टेस्ट। तो हम क्या करते हैं कि हमने मटेरियल इन्फेक्शन, हमने एजेंट लिया, माइकोबैक्टीरियम एजेंट लिया और हमने गर्दन पे सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट में क्या करेंगे, सिंगल एक बार गर्दन में जो मटेरियल है जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो लगाया डर्मिस में। अब इन्फेक्शन इन्फेक्शियस एजेंट तो एंटीजन का काम करेगा, और अगर बॉडी में पहले से इन्फेक्शन होगा तो बॉडी के अंदर होंगी एंटीबॉडी। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में दोनों मिलेंगे और स्वेलिंग होगी उस एरिया में, वहां सूजन आ जाएगी। तो अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो स्वेलिंग ज्यादा आएगी, और अगर नेगेटिव है तो भी, क्योंकि हमने बाहर से इन्फेक्शियस एजेंट डाला है तो उसको रोकने के लिए इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे तो सूजन तो फिर भी आएगी, लेकिन ऐसी कंडीशन में स्वेलिंग थोड़ा कम होगी। तो अगर हल्की फुल्की स्वेलिंग है तो बीमारी नहीं है, तो टीबी और जेडी नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है वहां पर इंट्राडर्मल टेस्ट में तो इसका मतलब है कि वो टीबी या फिर जेडी वहां पर हो सकती है। जेडी और टीबी में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि जेडी मेनली जेडी मेनली अफेक्ट करती है डाइजेस्टिव सिस्टम को, और टीबी में मेनली अफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बात समझ में आई आपको, है ना। जेडी का जैसे मेन कैरेक्टर क्या है, शूटिंग डायरिया। शूटिंग डायरिया अगर आपको मिल रहा है, और एक केस मैंने देखा हुआ है गौशाला में कि हम खड़े हुए थे, मैं खड़ा हुआ था, बहुत दूर तक जब उसने गोबर किया बहुत दूर तक गया था, एकदम पानी के जैसा पतला सा गोबर, ये बहुत दूर तक गया। सो सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट के लिए मेनली हार्मोन टेस्ट भी करते हैं और थर्मल टेस्ट करते हैं। तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव में आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट, स्टोरबोर्न टेस्ट, थर्मल टेस्ट। अब आपको पता ही नहीं है कि थर्मल टेस्ट इसमें करते हैं तो आप गलत करके आ सकते हैं ऑल द अबव। तो ऐसी कंडीशन में जस्ट पता होना चाहिए। जीडी के लिए एक और टेस्ट है, वो है रेक्टल पिंच बायोप्सी टेस्ट। आपने रेक्टम, जैसे ग्लव्स आपने पहने हुए हैं, आपने हाथ डाला है एनिमल के पीछे और रेक्टम से आपने एक हल्का सा टिश्यू निकाला, मतलब लिविंग से निकाला इसलिए बायोप्सी उसको बोला। फिर उसकी या तो स्मीयर बना लो, और स्मीयर बना के उसको माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो आपको माइक्रोबैक्टीरियम एवियम सब स्पीसीज पैराट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। सो रेक्टल पिंच बायोप्सी टेस्ट इज मेनली डन फॉर जेडी। जेडी के लिए, जॉन्स डिसीज के लिए मेनली हम करते हैं रेक्टल पिंच बायोप्सी टेस्ट। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी भी मेनली की जाती है लेप्टोस्पायरोसिस के लिए।
लेप्टोस्पायरोसिस के लिए, और यहाँ पे सैंपल मेनली क्या कलेक्ट करते हैं अपन, लेप्टोस्पायरा में सैंपल क्या कलेक्ट किया जाता है मेनली, तो यूरिन सैंपल मेनली हम कलेक्ट करते हैं। सो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की बात करें तो यहाँ लेप्टोस्पायरोसिस इज मेनली, इट इज मेनली डन फॉर द लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया। लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी के लिए मेनली हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करते हैं यूरिन के यूरिन के सैंपल में। एक टेस्ट आपको समझ में आए। अब अपन सिर्फ वही बातें किया करेंगे थ्योरी के साथ में, 2-5 मिनट वो बातें किया करेंगे जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव पे पकड़ अच्छी बने। सो मैक्सफीडियन रिएक्शन और एस्कुली टेस्ट करते हैं एंथ्रेक्स के लिए। रोज बेंगोल टेस्ट और अबोटस बैंगरिन टेस्ट हम करते हैं ब्रुसेलोसिस के लिए। सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट हम करते हैं टीबी और जेडी के लिए। स्टोरमोन टेस्ट और थर्मल टेस्ट करते हैं टीबी के लिए। और रेक्टल पिंच बायोप्सी टेस्ट हम करते हैं जेडी के लिए, जोन्स डिसीज के लिए। और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी हम करते हैं लेप्टोस्पायरोसिस के लिए। लिवेडिटिस टेक्निक। अब एक टेक्निक है लिवेडिटिस। लिवेडिटिस टेक्निक अपनाई जाती है लेप्टोस्पायरोसिस के लिए। कोलीबैसिलोसिस मेनली पोल्ट्री की डिसीज है। इकोलाई की वजह से होता है। इकोलाई की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं कोलीबैसिलोसिस। बैसिला शब्द इसलिए आया क्योंकि ये बैसिलाई शेप होगा, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होगा। कोलीबैसिलोसिस एनिमल्स में भी होती है बट मेनली पोल्ट्री मेनली अफेक्टेड होती हैं कोलीबैसिलोसिस से। सो मेनोस बाइंडिंग टेस्ट, जिंक सल्फेट टर्बिडिटी टेस्ट और रेफिनोस फर्मेंटेशन टेस्ट, ये 3 टेस्ट हम मेनली करते हैं कोलीबैसिलोसिस के लिए। सो मेनोस बाइंडिंग टेस्ट, जिंक सल्फेट टर्बिडिटी टेस्ट और रेफिनोस फर्मेंटेशन टेस्ट, ये 3 टेस्ट किसके लिए किए जाते हैं, कोलीबैसिलोसिस बीमारी के लिए। तो कोलीबैसिलोसिस रोग के लिए करते हैं मेनोस बाइंडिंग टेस्ट, जिंक सल्फेट टर्बिडिटी टेस्ट और रेफिनोस फर्मेंटेशन टेस्ट। एक्टिनोमाइकोसिस और एक्टिनोबैसिलोसिस के लिए आप क्या करेंगे, आप पस कलेक्ट करेंगे और पस में आपको सल्फर ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। पस जो होती है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सल्फर के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। पीले सल्फर इसलिए बोला कि पीले कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, पीले कलर के दाने देखने को मिलते हैं पस में। तो अगर आपने पस को माइक्रोस्कोप में देख रहे हो पीले कलर के दाने देखने को मिल रहे हैं, तो या तो वो एक्टिनोमाइकोसिस होगा या फिर एक्टिनोबैसिलोसिस होगा। अब कैसे अंतर करेंगे आपकी माइकोसिस या बेसिलोसिस है, तो माइकोसिस में क्या होता है, एक्टिनोमाइकोसिस मेनली टारगेट था हार्ड ऑर्गन। जो हार्ड ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि बोन, बोन को मेनली टारगेट करता है एक्टिनोमाइकोसिस। और एक्टिनोबैसिलोसिस मेनली टारगेट करता है सॉफ्ट ऑर्गन। तो सॉफ्ट ऑर्गन से अगर पस कलेक्ट की है और उसमें सल्फर ग्रैन्यूल्स है तो एक्टिनोबैसिलोसिस। और हार्ड ऑर्गन से सब हार्ड ऑर्गन के आसपास से पस कलेक्ट की है और उसमें सल्फर ग्रैन्यूल्स हैं तो डिजीज होगी एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस का दूसरा नाम है लंपी जॉ डिसीज। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में एक्टिनोमाइकोसिस की जगह लंपी जॉ डिसीज नाम से आ जाए। या एक्टिनोबैसिलोसिस का दूसरा नाम है वुडन टंग डिसीज, तो हो सकता है वुडन टंग डिसीज के नाम से आ जाए। मेलिन टेस्ट की बात करें तो मेलिन टेस्ट और स्ट्रोस टेस्ट या स्ट्रोस रिएक्शन टेस्ट, ये दोनों किए जाते हैं ग्लैंडर्स के लिए। मेस्टाटिस के लिए कुछ टेस्ट बताए गए हैं। तो मेस्टाटिस में एक तो करते हैं स्ट्रिप कप टेस्ट। स्ट्रिप कप टेस्ट की बात करें तो वो मेस्टाटिस के लिए किया जाता है। ब्रोमोथाइमोल ब्लू टेस्ट किया जाता है मेस्टाटिस के लिए। ब्रोमोथाइमोल ब्लू टेस्ट, स्ट्रिप कप टेस्ट, ब्रोमोक्रिसोल पर्पल टेस्ट, क्लोराइड टेस्ट, फोर्टिस फोर्टिस इसमें इंपोर्टेंट है थोड़ा सा, फोर्टिस टेस्ट, सीएमटी, कैलिफोर्निया मेस्टाटिस टेस्ट, ये तो आप लोगों ने अपने कॉलेज यूजी लेवल पे भी देखा होगा सीएमटी के बारे में। पूरा कैलिफोर्निया मेस्टाटिस टेस्ट, वाइट साइड टेस्ट और कैटलिस्ट टेस्ट, तो इस 2, 2, 4, 5, 6 और 7, 8, ये 8 टेस्ट किए जाते हैं मेस्टाटिस के लिए मेनली। सो स्ट्रिप कप टेस्ट, ब्रोमोथाइमोल ब्लू टेस्ट, ब्रोमोक्रिसोल पर्पल टेस्ट, फ्लोराइड टेस्ट, हॉटिस टेस्ट, कैलिफोर्निया मेस्टाटिस टेस्ट, वाइट साइड टेस्ट और कैटलिस्ट टेस्ट, ये सब ये कुछ टेस्ट लगाए जाते हैं मेस्टाटिस के लिए। सो इसके अलावा एक दो टेस्ट हैं जो मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग मुझे कम, एक्चुअली आपके कमेंट्स मुझे पता नहीं रहते हैं बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्ट टू मी, बट देन ऑल्सो आई एम जस्ट आस्किंग ये पॉसिबल देन रिप्लाई इन द, जो भी आपके पास सुविधा है, चैट है या कमेंट का जो भी है। कोगेन्स टेस्ट, कोगेन्स टेस्ट कौन सी डिसीज के लिए लगाते हैं, इसका आंसर मैं कल दूंगा, या फिर अगर आपको पता है तो जस्ट
चैटिंग में चैट या कमेंट में आप बताइए। कोगेन्स टेस्ट कौन सी बीमारी के लिए लगाया जाता है? कोगेन्स COGGIN''एस। कोगेन्स टेस्ट किस डिसीज कंडीशन में लगता है? सो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि आज हमने मेनली थ्योरी के साथ में थोड़ा सा पोर्शन लिया है जो कि ऑब्जेक्टिव को टारगेट कर रहा है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने का चांस भी है। इफ यू फील इफ यू फील कि इस तरीके के अगर आप लोग जैसा चाहें, अगर आपको लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट है एंड आपको लगता है कि नहीं हमें सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, तो आप लोग वैसा भी चाह सकते हैं। आप लोग चाहते हैं कि साथ में जैसे कि इस तरीके की चीजें हों, साथ में ऑब्जेक्टिव वगैरह भी ऐड हों, तो हम क्लासेस वैसे भी कर सकते हैं। सो जस्ट कमेंट इन द जस्ट रिप्लाई इन द चैटिंग सो दैट आई कम टू नो, मुझे ये पता चल सके, मुझ तक ये बात आ सके कि अ, इस तरीके से जो आज क्लास हुई ये बहुत ही अच्छी हुई। और क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन हमारा मेनली बाइंड अप हो गया है, सो मेरा फोकस अब मेनली इस तरीके के कंटेंट पर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बाकी जिस तरीके के आदेश होगा जनादेश सबसे ऊपर है। सो जिस तरीके का आप लोग चाहेंगे, जस्ट कमेंट दैट यू वांट थ्योरी अलोंग विद सच अ मटेरियल। अगर आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी चाहिए, देन ऑल्सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई कैन गो विद दैट पोर्शन ऑल्सो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल। आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक्स टू ऑल एंड जस्ट कीप स्टडिंग। और अगर आपको आई विल ट्राई टू प्रोवाइड ऑल द थिंग्स to you so that you can get good अपॉर्चुनिटी, गुड। आप थोड़ा सा और से ऊपर अलग रहो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आई होप कि आप सब लोग टेस्ट सीरीज के लिए सीरियसली ज्वाइन कर रहे हैं और अपने दोस्त वगैरह को भी बोल के इसके लिए प्रयत्न करें। थैंक्स टू ऑल।